लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, शॉर्ट में एओडी भी बोलते हैं हम, जो डेरिवेटिव्स हम पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन देखते हैं। कहाँ कहाँ देखो डिफरेंशिएशन का यूज आता है, कहाँ कहाँ हम इन डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं। पहला क्या क्या हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब है, किसी भी क्वांटिटी में यदि किसी दूसरे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अगर किसी प्रकार का चेंज आता है तो वो चेंज कैसे निकालते हैं। जैसे डिस्टेंस में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द ds by dt विच इज कॉल्ड द वेलोसिटी, है ना। इस तरह से आपको पता है कि कोई भी एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में कोई दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, यदि डिपेंड करती है तो डेफिनेटली चेंज करेगी। तो वो जो क्वांटिटी है उसका उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे। जैसे एरिया है ना, तो एरिया का रेट ऑफ चेंज कैसे लिखेंगे, टू सपोज रेडियस, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज लिखेंगे हम dA/dr। या फिर एरिया का हम किसके रेस्पेक्ट में चेंज लिखेंगे, टाइम के साथ। ऑब्वियसली टाइम के साथ हर पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये तो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर कि टाइम के साथ उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में किसी भी सर्कल का जो एरिया है वो कैसे चेंज करेगा, एरिया जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज करेगा। किसी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम रेडियस के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, विच इज कॉल्ड द dV/dr। या वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, विच इज कॉल्ड द dV/dt। तो किसी भी क्वांटिटी का विच डिपेंड्स टू एनी अदर पैरामीटर, उसका रेट ऑफ चेंज हम लोग इस वाले पार्ट में निकालते हैं। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट ए पॉइंट। देखिए इसको समझिए, सपोज ये कोई कर्व है ना, इसके किसी पॉइंट पे मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसको टच करके निकल जाए। दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जहां पे लाइन इसको टच करके जाती है इज कॉल्ड द टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन भी हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। A line which is perpendicular to the curve at this the same point is called the normal। ये भी हम कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो ये भी हम स्टडी करेंगे। फंक्शन कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है ये कौन बताता है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, ये सब हम स्टडी करेंगे, है ना। अब देखिए फोर्थ में देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज। इस नंबर का मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। इफ यू हैव टू गिवन ओनली 25 स्क्वायर रूट, सिर्फ 25 का स्क्वायर रूट पूछे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन 25.83 इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आएगा कितना वो आपको निकालना है। 81 का होल पावर 1/4 इज 3, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। लेकिन 82 का पावर 1/4 कितना बनेगा वो हम सीखेंगे बाय यूजिंग द अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैक्सिमम मिनिमम, जैसे कोई कर्व ऐसा है, सपोज ये पैराबोला, तो पैराबोला का मैक्सिमम यहाँ आएगा उसके वर्टेक्स पे, दिस इज कॉल्ड द, ये इसका मैक्सिमा है, ठीक है, V पॉइंट पे। इसी तरह से आपने ऐसा बनाया तो यहाँ पे क्या आएगा, V पॉइंट पे उसका मिनिमा आएगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव के कंसेप्ट से कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है। उसके अलावा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जैसे कौन है, सिलेंडर है, या जो है आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए बोल दिया। तो जो भी कमर्शियल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें क्या है, आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना पड़ता है कम से कम इनपुट में अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। वॉल्यूम मैक्सिमाइज कब होगा, या फिर उसका जो भी है ज्योमेट्रिक कमर्शियल, जब हम जाए कॉमर्स के फील्ड में तो वहां पे क्या होता है कि किसी कंपनी में कॉस्ट है, उसका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट है ना, जो आपने उसमें सेटअप में जो खर्चा किया उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, ट्रेन के रेस्पेक्ट में या व्हीकल के रेस्पेक्ट में फ्यूल कैसे मिनिमाइज करेंगे और आउटपुट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल और द कमर्शियल प्रॉब्लम ये भी हम किससे निकालते हैं, डेरिवेटिव के कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये सारे जो मेन मैंने 5 पार्ट्स यहाँ लिखे हैं ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट समझिए, है ना, नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसको समझेंगे, किसी भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, एनी इंस्ट्रूमेंट
विच हैव द पर्टिकुलर फंक्शन, कोई ना कोई इसका काम होगा, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट कोई मशीन बनाई, ठीक है। अच्छा, दिस मशीन विल वर्क व्हेन यू प्रोवाइड सम इनपुट अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मशीन है इसका जो भी इनपुट है आपको सर्किट प्रोवाइड करना है, जैसा भी है, जैसे एसी का रिमोट है तो आपको सर्किट प्रोवाइड करना है ना। तो आपने क्या है यहाँ एक इनपुट प्रोवाइड कर दिया विच इज कॉल्ड द एक्स, और इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू दिस मशीन, इस इनपुट के अकॉर्डिंग इसने अपना फंक्शन किया और इट प्रोवाइड्स यू आउटपुट विच इज कॉल्ड द वाई, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल? बिकॉज दिस वाई डिपेंड्स ऑन दिस इनपुट एक्स। ऑब्वियसली ना, एक्स वाई किस पे डिपेंड करता है, एक्स। आपने अगर इनपुट चेंज किया तो डेफिनेटली आउटपुट चेंज होगा, नहीं होगा? ये बात तो कंफर्म है ना, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं। तो वाई बिकम्स एफ ऑफ एक्स। मुझे क्या लिखाना है, चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट। ऑब्वियसली यदि आपका ये एक्स चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा, नहीं होगा? तो चेंज है ना, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट यानी एक्स, यानी वाई में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट एक्स, यानी आपने अगर एक्स चेंज किया तो वाई में कितना रेट ऑफ चेंज, तो ये कहलाता है dy बाय dx। यानी अगर आपने देखिए इनपुट चेंज कर रहे हो आप, इनपुट आपका एक मतलब जो भी है, आप कुछ भी वेरिएशन इनपुट में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वाई चेंज होगा। जैसे टाइम के साथ डिस्टेंस में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इनिशियली अगर आपका इनपुट x1 है तो आउटपुट कितना हो गया y1, और अगर आपने अपना इनपुट चेंज किया x2 तो आउटपुट कितना हो गया y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस इज द चेंज इन द आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर इनपुट, है ना। तो यही हम क्या बोलते हैं, कोई क्वांटिटी है y, उसका हम किसी पैरामीटर p के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालें। अच्छा समझिए, जैसे ये क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस मैंने कितना ले लिया, स्मॉल r, इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, पाई कौन है, कांस्टेंट। अच्छा एरिया कब चेंज होगा, ऐसे तो चेंज होगा ना, एरिया कब चेंज होगा, या तो रेडियस चेंज हो तो एरिया चेंज हो जाए, या टाइम के साथ चेंज हो जाए, है ना। तो ये जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया dq अपॉन dp, जहां q तो क्या है, कोई क्वांटिटी है, q तो कोई क्वांटिटी है, और p कौन है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑन विच क्वांटिटी q डिपेंड्स, है ना। q तो कोई क्वांटिटी है और p एक ऐसा पैरामीटर है जिसपे ये q डिपेंड करता है। तो dq बाई dt कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर p। तो ये एरिया जो है, देखो इस एरिया में चेंज दो तरीके से हो सकता है, कैसे, या तो रेडियस चेंज हो तो हम क्या लिखेंगे, dA बाय dr, dA बाय dr, यानी a का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू r, तो सिंपली कितना हो जाएगा 2 पाई r। और एक क्या हो, इस एरिया में टाइम के साथ चेंज हो जाए, मतलब देखो क्या है, ये a वेरी कर रहा है r के रेस्पेक्ट में, r चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा ही होगा। अब क्या है, ये a जो है वो खुद भी टाइम के साथ चेंज हो जाए, यानी r भी क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो एरिया भी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। हाँ, ये मतलब कुल मिला के देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो dy बाई dx है, तो dy बाई dx को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ, y का चेंज, है ना। जैसे मैंने ये लिखा dy बाई dx, अब दो है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, यानी y का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय पर यूनिट चेंज इन इनपुट, यानी y का टाइम के साथ चेंज और इसका इसके साथ, यानी देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ dy बाय क्या, हाँ d
है ना, ये तो कट कटा जाएगा ना, लेकिन इस y का किसके रेस्पेक्ट में चेंज लिख रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पर यूनिट चेंज, यानी y में चेंज पर यूनिट चेंज इन इनपुट, आउटपुट में चेंज पर यूनिट चेंज इन इनपुट, है ना, समझ में आया। उसी तरह से मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो a कितना है, dA बाई dr तो हो गया r के रेस्पेक्ट में चेंज। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, dA बाय dt, किसको, इस dA बाय, है ना, मतलब dA बाय dr को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जबकि r भी चेंज हो, है ना, तो मैं कितने लिखूंगी, पाए, r में चेंज कितना लिखूंगी मैं, बताओ, 2r और dr बाई dt, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें भी ऐसे लिखो, टाइम के साथ चेंज लिख रहे हो ना आप, तो कितना लिखोगे, देखो dA बाई dt, टाइम के रेस्पेक्ट में करो ना, अब चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dA बाई dt, इसको कैसे लिखेंगे, 2 पाई r, मतलब क्या किया मैंने, इसको ऐसे लिखो dA बाई dt इज इक्वल टू पाई, है ना, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ मैंने लिखा r स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगी पाई dy बाय डी आर स्क्वायर, और खुद भी r किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी एरिया भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और रेडियस खुद भी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ऐसे, ये जैसे हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना, वैसे जैसे मुझे dy बाय dx निकालना है और वो y और x किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी x और y किसका फंक्शन है, y कौन है, y कौन है, f ऑफ t, और x कौन है, g ऑफ t, यानी y खुद भी टाइम का फंक्शन है और x खुद भी क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो x और y दोनों किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से एरिया खुद भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो भी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के साथ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dr से dr कट जाएगा, d बाई dt हो जाएगा, तो कितना हो गया, r स्क्वायर का 2r, तो 2 पाई r इंटू dr बाय dt, समझे आप, तो क्या लिखेंगे आप, ये जो dq बाई dt लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dq बाई dt डिवाइडेड बाय dp बाय dt, या तो ये q जो है, देखिए ध्यान से समझिए, सपोज यहाँ पे कोई क्वांटिटी है जो किसी पैरामीटर p पे डिपेंड करती है, तो या तो सिंपली आप ऐसे लिख लो dq बाय dp, है ना, यानी डायरेक्टली q जो है किस पे डिपेंड करती है, पैरामीटर p पे, तो उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, या फिर आप क्या लिख लो कि ये जो dq है इसका टाइम के साथ चेंज पर यूनिट इस पैरामीटर का भी किसके साथ चेंज, टाइम के साथ, समझ में आया, है ना, सेम वही चीज बन गई ना। तो हम दो तरह से रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई तो इसकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से बनेगी 6.1 कि किसी भी क्वांटिटी का या तो आप किसी डिपेंडेंट पैरामीटर के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे या उस क्वांटिटी का किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ हर इंस्टेंट पे हर चीज चेंज होती है, नहीं होती है। अब यदि आपने ये लिखा, सुनिए, यदि आपका dy बाय dx इंक्रीजिंग है, यदि आपका dy बाय dx इंक्रीजिंग है, इसका मतलब x में चेंज होने के साथ y क्या है, बढ़ रहा है ना, तो आपका dy बाय dx पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि आपका dy बाय dx वर्ड यूज करते हैं वो डिक्रीजिंग, तो dy बाय dx का साइन कितना हो जाएगा, नेगेटिव। आप समझे, ऐसे ही जैसे वॉल्यूम है, सपोज किसी स्फेयर है, ये कोई स्फेयर है, इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना ले लिया मैंने, v स्क्वायर का कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो एक तरीका तो क्या है, आप dv बाई dr निकाल लें, यानी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, 4 पाई r स्क्वायर, और एक क्या निकालूं मैं, dv बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई विथ रेस्पेक्ट टू t r क्यूब, ठीक है, यानी देखो ये जो है 4/3 पाई
इसका आर के रेस्पेक्ट में, और फिर आर खुद भी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी dv बाय dt को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम है ना ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर कौन है, ये p यानी रेडियस, रेडियस पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर का यानी ये इसका r के रेस्पेक्ट में यानी खुद dp, और फिर हम क्या लिखेंगे dr बाय dt। ठीक है, ये इस वॉल्यूम का ऐसे लिख लो, ये वॉल्यूम जो है ना dv, वॉल्यूम है ना, क्वांटिटी कौन है, ये q कौन है, वॉल्यूम, और पैरामीटर कौन है, रेडियस। तो ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने लिखा dq अपॉन dp, है ना। तो क्या लिखूंगी मैं, dv अपॉन dp, और ये खुद यानी वॉल्यूम जो है इसका पैरामीटर के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, और खुद रेडियस भी क्या है, खुद रेडियस भी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और ये क्या है, यहाँ पे पैरामीटर किसको माना मैंने, r। तो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा आपका ऐसे, यानी Q कौन है, क्वांटिटी, उसका किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो किसके वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और रेडियस खुद किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं dv बाय dt इज इक्वल टू dv बाय dr इंटू क्या, dr बाय dt। तो एक तरीका तो क्या है, इसका पैरामीटर r के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज निकाल लिया आपने, और दूसरा क्या, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो वॉल्यूम किसका पैरामीटर है, किसके रेस्पेक्ट में डिपेंड करता है, रेडियस के रेस्पेक्ट में। देखो क्यों, क्योंकि 4/3 पाई तो कौन है, कांस्टेंट है, ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो चेंज किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, रेडियस के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज, और फिर रेडियस का किसके रेस्पेक्ट में चेंज, तो ये कौन है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज in volume with respect to time is equals to rate of change in volume with respect to radius into rate of change in radius with respect to time। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बहुत आसानी से आप एक्सरसाइज बना सकते हो। अब इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले यूज आते हैं, जैसे कुछ आपको पता है, कुछ मैं लिख देती हूँ। जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, है ना। वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, ये क्या बनाया मैंने, एक गोला स्फेयर बनाया मैंने, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर कौन आता है, सिलेंडर आता है ना, तो कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो मैं, जो काम आएंगे वो मैं लिख दूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 6.1 में यूजफुल है। एरिया ऑफ सर्कल, यदि किसी सर्कल का सेंटर सी और उसका रेडियस आर बनता है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब 3 डायमेंशनल फिगर होता है, स्क्वायर का 3D फॉर्म इस तरह से बनता है। 6 फेसेस होती है इसकी, कैसे, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप एंड बॉटम। ये भी आपका 6 है, ये आपका x है, ये लेंथ, ये विड्थ भी आपका x है, और ये हाइट भी x, इसको बोलते हैं LBH, लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, वॉल्यूम होता है L, B और H, यानी तीनों x के इक्वल है, x, x और x, तो ये होता है x3। ठीक है, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कितनी सरफेसेस हैं 6, स्क्वायर है फ्रंट पे, बैक में एक स्क्वायर है, लेफ्ट राइट एक एक स्क्वायर है, टॉप बॉटम एक एक स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है
लेंथ इंटू विड्थ, सो लेंथ भी x विड्थ भी x, तो 6 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स, तो टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द कॉन। राइट एंगुलर इन्वर्टेड कॉन पढ़ते हैं हम लोग इस तरह से, राइट सर्कुलर इन्वर्टेड कॉन, इसकी एक्सिस इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर होते OA, ये B, ये कहलाती है वर्टिकल हाइट H, ये कहलाती है स्लैंट हाइट। सो क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैंट, झुकी हुई स्लैंट हाइट। ये नीचे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस R, ये वर्टिकल हाइट, ये सेमी वर्टिकल एंगल है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, क्योंकि आधा ही लिया ना मैंने। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका एरिया ले लो, ये होता है पाई R स्क्वायर, और सरफेस एरिया कॉन के चारों तरफ ये होता है पाई RL, स्लैंटेड वाला सराउंडिंग कॉन का होता है पाई RL। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई RL, है ना। अच्छा, ये इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर तो शेप है ही, राइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ये एक्सिस होती है ये इस रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो नीचे दो सर्कल बनते हैं नीचे और ऊपर, उसका रेडियस स्मॉल r, जितना रेडियस ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम बोलिए, h इसकी वर्टिकुलर हाइट, वर्टिकल हाइट, इसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो ऊपर से बनता है कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई RH। ये तो इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। बताओ, ये सिलेंडर बना हुआ ऐसे, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, नीचे का भी पाई R स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई R स्क्वायर, और ये इधर का सराउंडिंग कितना हो जाएगा, 2 पाई RH। कैसे लेंगे 2 पाई RH, देखो ये पूरा जो सर्कल बनता है, ये जो सर्कुलर बनता है, आप पेपर को फोल्ड कर लें, इस तरह से सर्कल बनता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहां से पाई RH, इधर से पाई RH, टोटल कितना हो गया 2 पाई RH। ये टोटल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ये बन गया आपका 2 पाई RH। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने, स्केलिन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन सब का एरिया और ये सब तो लिखाने की जरूरत नहीं है, यही सब आपके काम आएगा। वॉल्यूम है, स्फेयर का है ना, स्फेयर का लिखा दिया ना आपको, हाँ स्फेयर का, ये तो सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, स्फेयर का नहीं लिखा है ना, हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी गोला। क्या होता है स्फेयर, ये जैसे बॉल है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, अगर इसका रेडियस मैंने R लिया तो 4/3 पाई R3, और सरफेस एरिया कितना होता है इसका, सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। चलिए 3 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस R, एरिया कितना हो गया पाई R स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया में चेंज या तो रेडियस के रेस्पेक्ट में हो सकता है या फिर टाइम t के रेस्पेक्ट में। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है
तो एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में कितना रेट ऑफ चेंज आएगा, तो हम क्या निकालेंगे, dA बाय dr, ठीक है ना। यानी ये एरिया या तो रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में, जबकि ए भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा और रेडियस भी। कितना आ जाएगा, ये सिंपली 2πr। अब आपको ये रेट ऑफ चेंज किस इंस्टेंट पे निकालना है, जब इस सर्कल का एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू डाल दो, 5 कितना हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यूनिट इसका स्क्वायर आता है और इसका 1 डायमेंशन लेंथ है ना ये। तो देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि जो एरिया है वो रेडियस में चेंज हो रही है और रेडियस चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली एरिया भी चेंज हो रहा है। अब चेंज होते होते ये कह रहा है कि कितना एरिया रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, किस इंस्टेंट पे, जब इस सर्कल का एरिया मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना रहा होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमने एरिया का रेट ऑफ चेंज, ये क्या है रेट ऑफ चेंज इन एरिया with respect to radius। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग जब होता है, इंक्रीजिंग सपोज रेडियस r है तो dr बाई dt क्या है, किसमें रेट ऑफ चेंज है dr बाई dt, किसमें रेडियस में, तो dr बाई dt कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी रेडियस खुद किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। देन फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस खुद टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो आपको एरिया को किसके रेस्पेक्ट में चेंज कराना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। कितना लिखोगे आप पाई, हाँ इसका रेडियस के रेस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी टी आर स्क्वायर, फिर कैसे लिखोगे पाई d बाई डी आर स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे हम dr बाय dt। कितना हो गया 2πr इंटू dr बाय dt। सो dA बाय dt इज इक्वल्स टू r का वैल्यू 10, कितना हो गया 20 पाई, और dr बाय dt कितना है 3, तो ये कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर सेकेंड। तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विच इज गिवन इन सेकेंड। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, उसका लेंथ x और विड्थ y, डिक्रीजिंग यानी dx बाई dt डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ यानी dy बाई dt इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर आपका x गिवन है 10 सेंटीमीटर और y गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है, सारी साइड्स का सम, है ना, कितना हो गया x प्लस वाई, ट्वाइस x प्लस वाई। अब हमें क्या निकालना है, इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो ट्वाइस dx बाय dt प्लस dy बाय dt, कितना हो गया dx बाई dt -3 प्लस 2, कितना हो गया -2, ठीक है, -2 पेरीमीटर सेंटीमीटर पर मिनट। सिमिलरली बी पार्ट देखें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो dA बाई dt, इसमें रेट ऑफ चेंज u इंटू वी लगाओ, x एज इट इज dy बाई dt, फिर y एज इट इज dx बाई dt, कितना हो गया x कितना है 10, dy बाई dt कितना है 2, y कितना है 6 और dx बाई dt कितना है -3, कितना हो गया 20 - 18, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
ऑन द क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, है ना। यदि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल है एक्स के, ऑब्वियसली क्यूब में ऑल द 3 डायमेंशंस आर इक्वल, सो मैंने मान लिया लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब कितना गिवन है, x सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, x क्यूब LBH। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, dv बाई dt विच इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो यदि आपका x चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, ऑब्वियसली लेंथ, विड्थ और हाइट चेंज होती है तो वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा, और एक तो या तो इसका x के रेस्पेक्ट में चेंज या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे ऐसे dv बाय dt इज इक्वल टू, पहले आप x के रेस्पेक्ट में चेंज लिखें, फिर लिखे आप dx बाय dt, कितना हो गया 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt, यानी ये खुद भी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के। ये आपको कितना गिवन है 9, यहां से आपको dx बाय dt कितना मिलेगा 3/x स्क्वायर। अभी कह रहा है कि यदि आपको लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर, तो ds बाय dt 6 है ना, x के रेस्पेक्ट में पहले और फिर dx बाय dt, तो वही dx से dx कट जाएगा और ये टाइम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, कितना हो गया 6 12x, और dx बाय dt कितना दे रखा है 3/x स्क्वायर, 3/x स्क्वायर, काट दीजिए कितना हो गया 18 इंटू 12 अपॉन x, x कितना दे रखा है 10, चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया 6 और ये 5, ठीक है, कितना हो गया ये, है ना 36 इंटू 3 108 डिवाइडेड बाय 5, सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना गिवन है सेकेंड, आंसर। सिक्स एक्स स्क्वायर किया ना ये तुमने, तो ये टोटल आएगा ना 12x, यहां तो 2x बनेगा ना, है ना, कितना हुआ ये 36/x हुआ ना, ये 36/x अगर आप लेंगे, x का वैल्यू कितना है 10, कितना आएगा 36/10 यानी 3.6, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, टोटल आएगा 12x, 2x बनेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो यदि हम बिल्कुल क्वाइट वाटर जो है, बिल्कुल शांत पानी, उसमें अगर मैं स्टोन डालूं, तो कभी डाल के देखा क्या होता है, उसमें इस तरह से सर्कुलर वेव्स बनती है, जैसे आपने ये स्टोन डाल दिया, अब ये इस तरह से वेव्स बनती नहीं बनती, सर्कुलर वेव्स, तो ये कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सपोज अगर इन सर्कल की रेडियस आपको कितना है r गिवन है, तो dr बाई dt गिवन है आपको। देखो ये वेव्स ऐसे बनती है इस तरह से, इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना वो, तो टाइम के साथ इसका रेडियस में चेंज क्या हुआ dr बाई dt, वो कितना गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि डेटा क्या गिवन है तो इसके डायमेंशन से पता लगाया करो, सेंटीमीटर यानी कोई लेंथ रहा होगा और ये पर सेकेंड यानी टाइम। एट द स्टेट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, अब जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाए, सुनो बढ़ रही है ना ये, इस तरह से वेव बढ़ते बढ़ते कभी तो रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कह रहा है हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया, ये इंक्लोज्ड एरिया है ना, ये बंद एरिया, इंक्रीजिंग एरिया कितना पाई r स्क्वायर
टाइम के रेस्पेक्ट में डीए बाय dt, ये कितना हो जाएगा 2 पाई r dr बाय dt। r का वैल्यू तो कितना हो गया 20 पाई और dr बाई dt 4, तो कितना आंसर आएगा 80 पाई। डायमेंशन क्या लिखूं मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2d होता है अपॉन सेकेंड, ये आंसर। सो देखिए आपको क्या है इस क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट प्रोवाइडेड है, द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, कितनी यूनिट्स आपने प्रोडक्टिविटी शो की, वो एक्स है। तो 3 यूनिट्स जब आपने प्रोड्यूस किए तो कितना मार्जिनल कॉस्ट आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, दिस मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, इज द रेट ऑफ चेंज, दिस इज द रेट ऑफ चेंज in cost with respect to unit produced, unit मतलब x, यानी x के रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज। ये क्या है, आपको कॉस्ट दे रखा है, कुछ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की, यहाँ पे कुछ तरह के आइटम्स हैं, x क्या नंबर ऑफ आइटम्स, उनके रेस्पेक्ट में ये कॉस्ट आपको गिवन है। अब आपको मार्जिन निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना निकलेगा, कॉस्ट का इस x के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। तो आपको क्या निकालना है, dcx अपॉन dx, कितना हो जाएगा 0.005, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 30x का x के रेस्पेक्ट में 1 और 5000 0, कितने पे निकालना है, dcx अपॉन dx, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट। जब x आपको कितना गिवन है 3, डालिए 0.005, यहां डालिए कितना हो गया 27 माइनस 0.04, x का वैल्यू 3 और प्लस का 30, सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 27 35 3 10 135, कितना हो जाएगा 0.135, और ये कितना हो गया माइनस 12 है ना 0.04, तो कितना हो गया 0.12 प्लस 30, जरा सॉल्व करना, कितना हो गया 0.135 एंड 0.12, है ना, कितना हो जाएगा ये 30.015, सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 5 हो गया यहां से गया तो 0.15 बचा ना ये, है ना, और 0 तो 0.015 ऐड कर दो, ये कितना हो गया, दिस इज 0.015, तो 30.015, तो अप्रोक्सीमेटली मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, है ना, नियरली अप्रोक्सीमेटली 30.02, इतनी रुपीज, है ना, ये आंसर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, ये सब सारी क्या है, कमर्शियल प्रॉब्लम्स हैं। फ्रॉम द सेल ऑफ द एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन है उसका एक्स यूनिट है, उसका टोटल रेवेन्यू आपको कितना गिवन है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यूनिट्स के फॉर्म में 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, जब यूनिट कितना प्रोड्यूस किया आपने 5, है ना, 5 यूनिट्स के रेस्पेक्ट में आप इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालो। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कितने यूनिट है यहाँ पे x, तो आपको बेसिकली क्या निकालने को बोल रहा है, ये drx अपॉन dx, कितना हो गया 6x प्लस 36, किस इंस्टेंट पे निकालना है, जब आपने टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस किया 5, तो 30 प्लस 36, कितना आंसर आ जाएगा 66 रुपीज पर यूनिट, ये आंसर।